हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सभी का हमारी क्लास में। देखिए, आज हम कक्षा 10 की किताब के एनसीईआरटी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं और चेक कीजिए अपना नॉलेज कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो आप मेहनत कीजिए, और अगर आते हैं तो मेरे साथ बने रहिए और भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको डेली बाय डेली कराता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बिंदुओं 1, 3 तथा 2, 7 को मिलाने वाला रेखाखंड सरल रेखा इसको इस द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है सरल रेखा नाम के चैप्टर से, जो कि निर्देशांक ज्यामिति में आता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कहना क्या चाहता है। चलिए देखते हैं। कह रहा बिंदुओं 1, 3 तथा 2, 7। तो कहीं पर भी मान लेते हैं, माना ये बिंदु है 1, 3, बिंदु ए हो गया, और अगला बिंदु है 2, 7। तो ये बिंदु बी मान लेते हैं, ये है 2, 7। इन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, मतलब इन दो बिंदुओं को अगर हम लोग मान लेते हैं तो इनको मिलाने वाला रेखाखंड ए बी होगा। एक रेखा सरल रेखा 3x + y - 9 = 0 द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। मतलब इन दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक रेखा तीसरी जाती है, मतलब दूसरी रेखा जाती है। ये रेखा गई, ये यहां से भी जा सकती है और यहां से भी जा सकती है, मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच से भी जा सकती है और इन दोनों बिंदुओं से बाहर से भी जा सकती है। या तो यहां से जा सकती है या तो यहां से जा सकती है। इन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करती है, वही रेशियो हमें बताना है, वही अनुपात हमें बताना है। तो फिलहाल हम लोग डायग्राम में चित्र में मान के चलते हैं कि ये अंतःकरण विभाजित हो रहा, मतलब अंदर की ओर से विभाजित कर रही है। तो मान लेते हैं इधर m1 इधर m2, मतलब ये रेखा जो है 3x + y - 9 = 0, ये रेखा बिंदुओं ए तथा बी को m1 तथा m2 अनुपात में विभाजित करती है। अब हम निकालते हैं m1 और m2 का मान। ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मान लेते हैं ये बिंदु यहाँ पर है, ये बिंदु है C, और इसके निर्देशांक मान लेते हैं x1, y, या फिर मान लो x, y। तो आपको विभाजक बिंदु वाला सूत्र याद होगा। तो C के निर्देशांक क्या होते हैं, m1 x2 + m2 y1। तो ये बिंदु है x1 y1 और ये बिंदु है x2 y2। ये दो बिंदु हो गए और हमें बिंदु C के बिंदु पर ज्ञात करना है। तो C का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो x बराबर m1 x2 + m2 x1 अपान m1 + m2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू नहीं पता और हमें x की भी वैल्यू नहीं पता है। तो हम m1 को m1 ही रहने देते हैं, और x2 कितना है, x2 यहाँ पे 2 है। m1 हो गया x2 + m2 कितना है, m2 तो m2 ही है, उसका मान ज्ञात करना है, गुणे x1 कितना है, x1 यहाँ पे 1 है, पूरे बटे m1 + m2। तो m1 + m2, तो यहां से हमको x की वैल्यू प्राप्त हुई 2m1 + m2 अपान m1 + m2। यहां से x का मान प्राप्त हो गया। अब इसी तरह y का मान निकालो। y कितना आएगा, y बराबर m1 y2 + m2 y1 अपान m1 + m2। तो y बराबर m1 कितना है, m1 नहीं पता, m1 ही हमें फाइंड करना है, गुणे y2 कितना है, y2 है 7 + m2 गुणे y1 कितना है 3। तो 3 लिख दिया, डिवाइडेड बाई m1 + m2। तो यहां से y बराबर कितना मिलेगा, 7 का m1 से गुणा 7m1 + 3m2 डिवाइड बाई m1 + m2। तो यहां से हमें x की वैल्यू इतनी प्राप्त हो गई, y की वैल्यू इतनी प्राप्त हुई। x y क्या थे, वो बिंदु C थे जहां से ये रेखा 3x + y - 0 गुजरती है और इस AB रेखाखंड को m1 और m2 अनुपात में डिवाइड करती है। अब हमें m1 और m2 का मान पता करना है। तो ध्यान से देखो, ये रेखा जो बिंदु C से होकर जा रही है, वो बिंदु C वही तो है जिसने AB को डिवाइड किया। अब ये बिंदु C इस AB के ऊपर भी है और ये जो रेखा जा रही है 3x + y - 9 इसके ऊपर भी है। तो बिंदु C इस रेखा को भी संतुष्ट करेगा।
तो बिंदु सी के जो निर्देशांक x और y आए हैं इनको हम इस रेखा के ऊपर रख सकते हैं, यानी x की वैल्यू इतनी और y की वैल्यू इतनी हम इस रेखा के समीकरण के ऊपर रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। तब उसमें रखिए समीकरण क्या है 3x, तो 3 तो कांस्टेंट है, x की वैल्यू ये रही, तो 2m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस y कितना है, ये है 7m1 प्लस 3m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस का 9 इज इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6m1 प्लस 3m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस 7m1 प्लस 3m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये -9 इसको उधर भेज दो तो बन जाएगा प्लस का 9। आगे देखो यहाँ पे ये दोनों का हर सेम है, m1 प्लस m2 है तो हर सेम है, तो हर को हम ज्यों का त्यों लिख सकते हैं और इसका अंक छूट जाएगा 6m1 और ये 7m1, तो कितने हो जाएंगे 13m1 प्लस 3m2 और ये 3m2 कितने हो गए 6m2 इज इक्वल कितना है उधर 9। अब ये 9 का मल्टीप्लाई इस नीचे वाली संख्या उधर जाएगी, तो 13m1 प्लस 6m2 इज इक्वल 9 का m1 से गुणा होगा कितना हो जाएगा 9m1 प्लस 9m2, 9m1 को इधर ले आओ तो 13m1 माइनस 9m1 इज इक्वल 9m2 माइनस 6m2। अब 13 में इसमें हो गया 4 बचेगा तो 4m1 इज इक्वल 9 में छा गया 3m2, और हमें m1 और m2 का अनुपात ज्ञात करना है, किस अनुपात में विभाजित हो रही है, किस अनुपात में विभाजित होती है, तो वही हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो यहां से कितना आएगा m1 बटे में m2 बराबर 3 बटे में 4, यानी m1 m2 का अनुपात कितना आ जाएगा यहां से, तो m1 अनुपात m2 बराबर 3 अनुपात 4। अब ये m1 और m2 का मान प्लस में आया है, इससे सिद्ध होता है कि जो AB रेखाखंड है इसके बिंदुओं A और B के बीच से ही रेखा जा रही है 3x प्लस वाई माइनस का 9 बराबर 0 वाली। अगर माइनस में आता तो हम ये कहते कि बाह्य बिंदु से कहीं काट रही है, अगर प्लस में आया तो हमको पता चल गया कि AB को अंतःखंड डिवाइड करती हुई रेखा जा रही थी, जो कि इसको 3:4 के अनुपात में काटेगी, यानी x सी के इधर 3 है और इधर 4 है। तो आई होप ये क्वेश्चन पहला आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा एक बेलनाकार ठोस, मतलब बेलनाकार ठोस है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, यदि ठोस की संपूर्ण लंबाई 104 सेंटीमीटर है तथा दोनों सिरों के अर्धगोलों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप थोड़ी देर रुकिए, इसको पहले सॉल्व कीजिए, अगर नहीं आएगा तो फिर आप देखिएगा, अगर आता है तो हल करिए, फिर इसका आंसर मैच करना आप। तो इसको हम लोग हल करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए एक बेलनाकार ठोस है, तो ठोस कैसा है बेलनाकार, तो पहले बेलनाकार आकृति ऐसी होगी, कुछ ऐसी ऐसे बेलनाकार आकृति होती है। अब यदि ठोस की जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, मतलब ऊपर की तरफ भी अर्धगोला है और नीचे की तरफ भी अर्धगोला है, यदि ठोस की संपूर्ण लंबाई 104 सेंटीमीटर, मतलब ये जो ऊपर का उठा हुआ भाग है, यहाँ पे गोला जो पाइप जैसा नहीं है, पाइप जैसा है, उसके ऊपर अर्धगोलाकार गेंद रखी है, नीचे की तरफ अर्धगोलाकार गेंद रखी है, तो इसकी टोटल जो लंबाई है 104 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई है 104 सेंटीमीटर, तो 104 सेंटीमीटर कुल लंबाई। दोनों सिरों के अर्धगोलों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो आपको पता होगा अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है
वही उसकी ऊंचाई भी बन जाती है। यानी जो व्यास होता है वो उसकी चौड़ाई भी होता है, उसकी ऊंचाई भी होता है। तो अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वही उसकी अर्धगोले की ऊंचाई कहलाएगी। यानी अर्धगोले की जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, अगर इधर है तो 7 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ भी होगा। अब दोनों की त्रिज्या अर्धगोलों की 7-7 सेंटीमीटर, तो ये इधर का भी, ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया। तो आंतरिक लंबाई कितनी बची? 7 इधर से कट गया, 7 इधर से कट गया, 14 कट गया, यानी 104 में से 14 कम हो गया तो कितना बचा? 90 सेंटीमीटर। तो बीच की लंबाई कितनी बची? जो सिर्फ बेलन की लंबाई बची 90 सेंटीमीटर। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का मतलब है कि आप जैसे इसके ऊपर आप हाथ फेरें या फिर पेंट करें, तो जहां जहां आप इसको टच कर सकते हैं, इस ठोस आकृति को जहां जहां टच किया जा सकता है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्षेत्रफल कितना आएगा समझिए। जो नीचे अर्धगोला है, ऊपर अर्धगोला है, इसको हम टच कर सकते हैं। तो नीचे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा ऊपर वाले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये दोनों अर्धगोले समान आकृति के हैं, दो से गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणे अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये टोटल क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? प्लस अब बीच वाली जो आकृति है, जो बीच वाला पाइप नुमा आकृति है, इसके चारों तरफ वहां हम पेंट कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, तो उसका क्षेत्रफल वो क्या बचा? प्लस बेलन के ऊंचाई का बेलन की ऊंचाई वाले भाग का क्षेत्रफल। यही टोटल इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखते हैं 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन की ऊंचाई वाले भाग का क्षेत्रफल। ये जो ऊंचाई वाला भाग है इसका क्षेत्रफल। तो क्या होता है ये? वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो इसको हल करते हैं, 2 का से 2 से 2 गुणा हुआ 4, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब इसी को सॉल्व कर लेना वैल्यू रख के। चाहो तो हम यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन तो ले लो, 2 पाई आर कॉमन ले लो यहाँ से, 2 पाई आर। तो अंदर क्या बचेगा? 2 पाई से पाई गया, एक आर से एक आर बचा प्लस, और 2 पाई निकल आया, आर भी निकल आया, तो यहाँ से एच बचा। अब वैल्यू रखो, 2 इंटू पाई का मान नहीं दिया तो हम 22/7 ही रखेंगे, 22/7 गुणे आर। आर कितना है? आर कितना है? दोनों सिरों के अर्धगोलों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो वही इसका आर हुआ 7 सेंटीमीटर। 2 गुणे फिर से वही आर, आर कितना? हाँ आप ये कहेंगे कि ये जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या दूसरी है, इसकी त्रिज्या दूसरी है, ऐसा नहीं है, दोनों की त्रिज्या सेम है। इसी बेलन के ऊपर ही हमने ठोस अर्धगोला रखा हुआ है, तो जो ठोस अर्धगोले की त्रिज्या हुई वही बेलन की भी त्रिज्या होगी, इसीलिए दोनों का आर सेम हुआ है। ऊंचाई अलग अलग है, अर्धगोले की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर, लेकिन बेलन की ऊंचाई 90 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आर का मान 7 रखेंगे प्लस एच की वैल्यू कितनी है? 90, जो कि सिर्फ बेलन की ऊंचाई। यहाँ 7 से 7 कट गया तो 22 दूनी 44, यहाँ से 2 7 14 प्लस 90, 44 गुणे 90 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 104, 104। अब 44 गुणे 104 कर लेते हैं जल्दी से, 104 गुणे 44, 4 चौक 16, 4 एकम 4,
4 चौक 16, 4 एकम 4, 6 7 5 4, 4576 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है। तो इसका ये फाइनल है। देखिए अगला सवाल है, दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। यदि बड़े वृत्त की एक जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है तो जीवा की लंबाई ज्ञात करो। तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं इसको। दो संकेंद्री वृत्त है, तो संकेंद्री वृत्त समझते हो, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र समान हो उन्हें हम संकेंद्री वृत्त कहते हैं, केंद्र समान हो। इनकी त्रिज्या क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर, यानी पहले की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, और पहले के बाद दूसरे की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की दूरी 6 सेंटीमीटर हो गई, और शुरुआत से लेकर यहां तक की दूरी 10 सेंटीमीटर हो गई। बड़े वृत्त की एक जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। अच्छा, बड़े वृत्त की एक जीवा, तो बड़े वाले वृत्त पे हम एक जीवा खींचते हैं, खींच दिया, ये जीवा हो गई। जो कि छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा, बिल्कुल छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा बड़े वाले वृत्त की ये जीवा है। तो जीवा की लंबाई ज्ञात करो। ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक इसको मिला सकते हो, तो ये हो गई 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 6 था। हमको पता है, हमने पढ़ रखा होगा कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये केंद्र हो गया और यहाँ पे जीवा, तो जीवा पे लंब डालेंगे तो जीवा हो गई समद्विभाजित, यानी जितना पार्ट इधर का बचेगा उतना ही पार्ट इधर का बचेगा। और इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी त्रिज्या ही हुई यहाँ से यहाँ तक, चाहे ये त्रिज्या इतनी का हो चाहे ये त्रिज्या इतनी का हो, दोनों 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर लंब हो गई 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो लंब होता है ना यहाँ पे, मतलब 90 डिग्री कोण होगा, क्योंकि हमने समकोण डाला है। तो ये 6 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये कितनी बचेगी, आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, 6 और ये 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अगर ये इतना 8 तो इधर का भी 8 ही रहेगा। तो इस तरह से जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 + 8 मतलब 16 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका आंसर आपको आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, पहले का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगला देखो, सेकंड वाला। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, इसके कर्ण की माप 25 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, जो कि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप है 60 सेंटीमीटर, जिसमें 25 सेंटीमीटर इसका कर्ण हो गया। तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया, तीनों भुजाओं को जोड़ने से 60 आ गया, क्योंकि परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल ही इसका परिमाप कहलाता है। तो ये 25 हो गया, तो ये आधार कितना होगा और ये लंब कितना होगा, ये हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा 3 4 और 5 का, या फिर 7 24 और 25 का ट्रिपलेट याद होने चाहिए। लेकिन 7 24 और 25 का ट्रिपलेट करने से हमें 60 नहीं मिलने वाला, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 60 नहीं आएगा, तो वो 7 24 और 25 का ट्रिपलेट यहाँ पे नहीं काम करेगा। 25 वाला देखो, 25 5 पचे 25, तो 4 पंचे 20, 3 पचे 15, इनको जोड़ो 20 20 40 5 45 5 50 10 60, तीनों भुजाओं को जोड़ने से 60 आ रहा है। तो इस तरह से ये इसका ट्रिपलेट सही बैठेगा, मतलब इसकी भुजाओं में कैसा संबंध है 15 20 और 25 का, मतलब इसमें से आधार कोई 15 या 20 होगा और इसका कर्ण 25 हुआ, तब इसका क्षेत्रफल आराम से निकल आएगा। तो मान लेते इसका आधार 15 हो गया और इसकी ऊंचाई 20 हो गई, तो क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, वो चाहे समकोण हो चाहे कोई भी त्रिभुज हो, बस आधार पता हो और लंबवत ऊंचाई पता हो। लंबवत ऊंचाई का मतलब जो ऊंचाई 90 अंश कोण बनाती हुई जाए, तो यहाँ पे 90 अंश होता ही है।
तो 1/2 गुणे आधा, आधा कितना इसका कुछ भी ले लो 15 हो गया, गुणे ऊंचाई कितनी हो गई 20 हो गई, क्योंकि कण इसका 25 हो गया तो 20 हो गई, 2 से काट दिया 10 बार में कट गया, 15 दहम में 150, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल हो गया। तो नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ये त्रिभुज कैसा हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन sin a cos c प्लस cos a sin c का मान, दूसरे में cos a cos c माइनस sin c का मान ज्ञात करो। चलिए देखते हैं, त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण भी समकोण है, तो कोण भी समकोण है, मतलब ये कोण भी हो गया, तो ये कुछ भी ए ऐसी कोई भी हो सकता है। tan a का मान 1/√3 है, तो चलिए हम इसी को ही मानते हैं, a का मान 1/√3 है, तो इसका मान ज्ञात करो। चलिए हल करते हैं। तो लिखा है tan a बराबर 1/√3, तो यहां से a का मान ज्ञात कर लो, कितना होगा a का मान, तो tan a बराबर, इधर tan है तो उधर भी tan बनाओ, तो याद करो tan में किसका मान 1/√3 होता है, तो ये पता होना चाहिए, tan में ये 30 अंश का मान होता है, तो यहां से a कितना आ गया 30 अंश हो गया। अगर a 30 हो गया, b के लिए बोला है 90 अंश, तो ये कितना बचेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 अंश होता है, तो 90 3 120, 120 और ये कितना बचेगा 60 अंश बचेगा, यानी कोण कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन, sin a cos c, हल करो, इसमें वैल्यू रखो, साइन कितना है, साइन तो साइन रहेगा, a का मान कितना है 30 अंश, तो sin 30 प्लस गुणे कॉस c कितना है, c आया 60 अंश प्लस कॉस ए, कॉस कितना a कितना है 30 अंश गुणे साइन सी यानी c कितना है, ये c है, c है 60 अंश, वैल्यू रखो, साइन 30 का मान 1/2 गुणे कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान भी 1/2 ही होता है, प्लस कॉस 30 का मान √3/2 गुणे साइन 60 का मान भी √3/2, तो यहाँ से 1/4 प्लस √3 हो गया 3, 2 दूनी 4, 3/4, तो 3 1 4, 4/4 मतलब कितना आ गया 1 आ गया इसका आंसर। पहले का आंसर कितना आ गया 1। सेकंड वाला देखो, cos a cos b, तो cos a कितना है, a आया था 30 अंश इंटू cos c कितना है 60 अंश, तो cos 60 माइनस sin a कितना है 30 अंश, तो sin 30, c कितना है 60 अंश, तो sin 60, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 का मान होता है, ये होता है √3/2 गुणे cos 60 का मान 1/2 माइनस sin 30 का मान 1/2 गुणे sin 60 का मान √3/2, इसको आगे हल करा जाए तो ये √3 बन जाए √3 बटे में 2 रूट मतलब 2 गुणे 2 4 माइनस √3 बन जाए √3 अपान 2 टू 4, तो इसको हल करने से 0 इसका आंसर आ जाएगा। वैसे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, sin a cos c प्लस cos a sin c, किसका सूत्र हो गया sin a cos c प्लस cos a sin b, ये सूत्र हो जाता है sin a प्लस b, a की जगह है a, b की जगह है c, sin a प्लस c, a कितना था 30 अंश, c कितना था 60 अंश, 60 30 90 यानी sin 90 बन जाता, और sin 90 का ही तो मान होता है 1, हो गया। यहाँ पे cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी सूत्र हो जाता है cos a cos b माइनस sin a sin b cos a प्लस b का, और a की जगह यहाँ पे a, b की जगह है c, तो cos a प्लस b, तो cos a प्लस b यानी cos a कितना है 30 और c कितना है 60, 60 30 90,
cos 90 का मान कितना होगा, sin 0 का 0, cos 90 का भी 0। तो इस तरह से इसका आंसर ऐड भी कर सकते हो। देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं पीए तथा पीबी हैं। कोई वृत्त है, इसको इसके बाहर देखो, कोई वृत्त है, इसकी दो स्पर्श रेखाएं पीए तथा पीबी हैं, यानी बाहर कोई बिंदु पी है, तो कोई बिंदु पी है, यहां पर एक स्पर्श रेखा पीए और ये हो गई पीबी, ये हो गई ए, ये हो गई बी, पीए तथा पीबी है। पीए का मान 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, तथा कोण ए पी बी 60 अंश है, ए पी बी। अच्छा, ए पी बी यानी ये वाला कोण कितना अंश का है, 60 अंश का है। तो ए बी की लंबाई याद करो, ए बी। अच्छा, हमें ये केंद्र हो गया, और यहां से ये और इधर से ये, हमें ए बी की लंबाई याद करना है। तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखते हैं। अगर इसको केंद्र से मिला देंगे, इसको, ये केंद्र होता है, ये ओ होता है, अगर इसको मिलाओगे तो ये ऐसे करके पहुंच जाता है। सबको पता होगा ये 90 डिग्री होता है, यानी केंद्र, वो जो स्पर्श रेखा होती है त्रिज्या के साथ 90 अंश कोण बनाती है, यानी समकोण होती है। तो ये 90 डिग्री हो गया, इधर भी ये 90 डिग्री हो गया। और ये भी बात पता होनी चाहिए कि ये जो 60 अंश होता है, अगर 20 से हम एक रेखा खींचते हैं तो वो उसको डिवाइड करती है 30-30 में, मतलब 60 है तो आधा आधा कर देगी, 30 इधर का हो गया, 30 इधर का हो गया। अब ऊपर वाले त्रिभुज में देखिए, जैसे हम इसका ये बिंदु पी था, पी हो गया, ये ओ हो गया, ये तो पी ए ओ त्रिभुज में देखो, इधर का 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कितने बचेगा, 90 3 30 120, और ये 60 बचा, ये 60 का हो गया। तो ओ ए की लंबाई याद कर लो, ये हमको सबसे बड़ी भुजा ये होगी, ओपी सबसे बड़ी भुजा है, ओपी सबसे बड़ी भुजा है, तो ये आधार हो गया। और एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि अगर ये एपी 10 है तो ये बीपी भी 10 होगा, क्योंकि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई सभी बराबर होती है। तो अगर पीए 10 सेंटीमीटर का तो पीबी भी 10 सेंटीमीटर का रहा होगा। अब इसमें से ये हमको ये वाली लंबाई ज्ञात करना, ओए लंबाई ज्ञात करना है, तो ओए के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज ओ पी ए में, त्रिभुज ओ पी ए में, ओपी ए में देखो ध्यान से, ये सबसे 90 अंश कोण हो गया, तो ये सम्मुख भुजा हो गई कर्ण। अब यहाँ पे त्रिभुज देखो, यहाँ पे ये त्रिभुज 30 अंश पता है, तो अगर हम साइन का सूत्र लगाएंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये मत लगाओ, कॉस 30 बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण ये भी नहीं लगा सकते, हम लगाते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। देखिए त्रिभुज ओपीए में, ओ पी ए में, ये थीटा हो गया 30 अंश, थीटा के सम्मुख भुजा हमेशा लंब होती है, तो ये ओए हो गया लंब, और आधार कौन सा हो जाएगा, आधार हो जाएगा पी ए, क्योंकि ओपी हमारी कर्ण रेखा है। तो कर्ण क्यों है, क्योंकि ये 90 अंश कोण है, 90 अंश की कोण के सम्मुख भुजा कोई कर्ण कहते हैं, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो त्रिभुज ओपीए में tan 30 अंश बराबर, tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है ओए, आधार कितना है पी ए या ए पी, 30 अंश का मान 1/√3, ओ ए का मान नहीं पता है, ए पी का मान 10 सेंटीमीटर। तो यहां से हम करेंगे तो ओ ए बराबर आ जाएगा
10/√3 सेंटीमीटर। OA कितना आ गया? 10/√3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार नीचे वाले त्रिभुज में भी सेम कंडीशंस बनेंगी। यहां पर भी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार करोगे और ये लंब बटे आधार करोगे और यहां से भी इसी प्रकार हमको OA के बाद OB बराबर भी 10 मिल जाएगा, 10/√3 सेंटीमीटर। तो हमको टोटल AB चाहिए, तो AB बराबर 2 गुणे OB, क्योंकि OB जितना उतना OA था, 2 गुणे 10/√3 सेंटीमीटर। अब √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, 10/√3 ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इस तरह से 10 दूनी 20 √3/3 इतना सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा AB। यही आंसर है इसका। तो थोड़ा सवाल अच्छा था, हल करने में समय लगा, लेकिन आपको आना चाहिए। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। पहला सवाल, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 88 मीटर। आसान सवाल है, आ जाना चाहिए आपको। क्षेत्रफल निकालना, वृत्त की परिधि 88 मीटर है। परिधि मतलब समझते हो ना आप लोग? वृत्त के चारों तरफ की जो बॉर्डर होती है उसकी लंबाई ही उसकी परिधि कहलाती है। 88 मीटर दे रखा है। दिया वृत्त की परिधि यह है 88 मीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो हमको क्षेत्रफल का भी सूत्र पता होनी चाहिए, साथ ही परिधि जो दे रखा है उसका भी सूत्र आना चाहिए। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। किसके बराबर है? 88 के। यहाँ से 2 तो 2 रहेगा, पाई का मान 22/7। आर नहीं पता, वही ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल में बाद में निकालेंगे, काम देगा। देखिए 22 से कम 22, 22 चौक 88, 2 दूनी 4 और यहाँ से r बराबर 7 दून 14। कितना आ गया? 14 मीटर। रेडियस की त्रिज्या कितनी आ गई? 14 मीटर। तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है? πr²। A = पाई का मान 22/7 गुणे r। r कितना है? 14। 14 गुणे 14, 7 दून 14। A बराबर 22 दून 44 गुणे 14, 14 चौक 56, 14 चौक 56, 5 61, इतने वर्ग मीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखो। एक ठोस उभयनिष्ठ 14 सेंटीमीटर व्यास के गोलार्ध पर बने एक शंकु के आकार का है। ठोस की कुल ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तब ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ठोस उभयनिष्ठ व्यास के गोलार्ध पर बना हुआ शंकु है। देखिए ये रहा गोलार्ध, आधा गोला होता है गोलार्ध, तो आधा गोला है, ये रहा गोलार्ध। इसके ऊपर एक शंकु बना है, ऐसे गोलार्ध बनेगा। अब इसके ऊपर एक शंकु बना है जो कि इसी माप का है, उसमें लिखा भी होगा। एक उभयनिष्ठ 14 उभयनिष्ठ है, मतलब जो आधार है शंकु का वही व्यास है अर्धगोले का। तो इसी के ऊपर उसी नाप का एक शंकु रखा हुआ। अब शंकु के आकार का है, ठोस की कुल ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, यानी यहां से लेकर के यहां तक टोटल इसकी डिस्टेंस कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो ठोस का हमें आयतन ज्ञात करना है। आयतन कहने का मतलब होता है कि अगर ऐसी आकृति है तो इस आकृति में अगर हम लोग कोई लिक्विड भरे, कोई भी तरल पदार्थ भरे तो कितना आ जाएगा, वो हमें ज्ञात करना होता है। आयतन का मतलब जब भी आयतन कहता है तो हमें ये पता करना है कि उस पात्र में या उस ठोस में कितना लिक्विड आ सकता है, कितना कोई द्रव भर सकते हैं उसके अंदर, वो उसका आयतन कहलाता है। तो आप देखो 14 सेंटीमीटर का व्यास है,
तो ये व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 14, तो इधर की आधी लंबाई कितनी हो गई 7, मतलब त्रिज्या कितनी हो गई 7। अब आपको पता होना चाहिए कि जो अर्धगोला हो या संपूर्ण गोला हो, जो उसका व्यास होता है वो तो यहाँ पे 14 दे रखा है, लेकिन जो अर्धगोला होता है उसका जो उसकी जो ऊंचाई होती है वो उसकी त्रिज्या के ही बराबर होती है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब यहां से लेकर के यहां तक 7 सेंटीमीटर हो गया, टोटल 14 सेंटीमीटर, तो ऊपर कितना बचेगा, ये भी ऊंचाई किसकी बची, जो कि शंख की ऊंचाई, ये भी 7 सेंटीमीटर बची। सब सात सात के हो गए, सब 7 7 सेंटीमीटर के हो गए। तो हमें अब इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से, तो ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस जो इसके ऊपर शंकु रखा हुआ है, प्लस शंकु का आयतन, प्लस शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन पता होना चाहिए सूत्र आपको, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर जो गोले की त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या, तो वो जो दोनों का सेम हमने कर लिया, 2/3। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 1/3 कॉमन दिख रहा, पाई कॉमन दिख रहा, आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा, तो हमने कॉमन ले लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर, इतना कॉमन ले लिया। तो यहां से क्या क्या बचा, पहले वाले में बचा 2 और एक आर स्क्वायर निकल गया, तो एक आर बचा, प्लस 1/3 निकला, पाई निकला, आर स्क्वायर निकला, तो ये एच बचा। तो 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर कितना दिया था, आर है 7 सेंटीमीटर, देखिए ना आर 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7 ब्रैकेट 2 गुणे फिर से आर 7 सेंटीमीटर प्लस ये एच किसका है, एच है शंकु की ऊंचाई, और अभी अभी शंकु की ऊंचाई हम लोगों ने ज्ञात किया था कितनी थी 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 हो गया। 1/3 गुणे 22/7 गुणे 7 और 2 सत्ते 14, 14 7 21, वो भी जोड़ करके कितना हो जाएगा, ये भी 21 हो जाएगा। अब इसको चाहो तो 3 से काट सकते हो, देखो ध्यान से, 3 सत्ते 21, 7 से ये 7 भी कटा। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 22 से कम 22 गुणे 7 गुणे 7 49, बाकी सारे कट गए, आप चेक कर लेना देख लेना से। 50 गुणे 22 49 दूनी 98, वहां से आएगा 9 और 49 दूनी 98, 98 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108, या फिर गुणा करके देख लो 49 गुणे 22, 49 गुणे 22 करेंगे तो 2 नहीं 18, 2 चौको 8 1 9, 2 नहीं 18, 2 चौको 8 1 9, 8 9 8 17 9 1 10, 1078, 1078 सेंटीमीटर वर्ग या स्क्वायर। ये रहा इसका स्क्वायर नहीं, घन का आयतन है ना, तो आयतन का मतलब क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, तो ये रहा इसका आंसर 1078 घन सेंटीमीटर। तो आसान सवाल था, आपको आना चाहिए ऐसे सवाल, प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हाई स्कूल की परीक्षाओं में तो आते हैं। देखिए कुछ अगले क्वेश्चंस भी हैं। एक प्रकाश स्तंभ तथा उसकी छाया का अनुपात क्या होगा जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश का हो। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। प्रकाश स्तंभ और उसकी छाया का अनुपात जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश हो,
तो जैसा आप बना सकते हैं इसका डायग्राम, उन्नयन कोण 60 अंश है, मतलब जैसे ये सूर्य हो गया यहाँ पे, यहां से आप देखेंगे तो ये उन्नयन कोण 60 अंश का है। आपको सूर्य, आपकी नजरों और सूर्य के बीच में 60 अंश का कोण बनेगा। तो कह रहा है उसकी छाया का अनुपात क्या होगा, प्रकाश स्तंभ तथा उसकी छाया का। जैसे प्रकाश का स्तंभ है या स्तंभ है, इसका और इसका अनुपात क्या होगा, छाया जो बन रही है। तो ये h हो गया, तो मान लीजिए x हो गया, हमें h अनुपात x निकालना है। तो जैसा हमको पता है, अगर हम ये tan 60 डिग्री लगाएं, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है h, आधार कितना है x। tan 60 का मान कितना होता है, √3 h अपान x। यानी हमें निकालना क्या, प्रकाश स्तंभ तथा उसकी छाया का अनुपात, यानी यही हमारा आंसर हो गया। तो h अनुपात x कितना हो गया यहाँ से, तो √3 अनुपात, और बटन क्या चुका है इसके, 1 चुका होता है, तो √3 अनुपात 1, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियां दिस एंड दिस के nवें पद बराबर है। मतलब दो समांतर श्रेणियां हैं, ये है समांतर श्रेणी और दूसरी समांतर श्रेणी ये है, इसके दोनों के nवें पद बराबर है, तो n का मान क्या होगा। अगर कोई समांतर श्रेणी है, दोनों का nवां पद बराबर है, तो n का मान क्या है वही हमें निकालना है। देखते हैं, इसको भी जल्दी से हल कर लेते हैं। तो पहली समांतर श्रेणी क्या है, 63, 65, 67, 63, 65 और 67। अब ये हमको पता कैसे चला कि समांतर श्रेणी, क्योंकि यहाँ पे लिख ही दिया है कि समांतर श्रेणी है। नहीं तो हम इसका सार्वधांतर भी निकाल सकते हैं। सार्वधांतर क्या होता है, अगला पद उसके बाद उसमें से पिछला पद घटाओ। तो 65 में से 63 गया 2, 67 में से 65 गया 2, यानी समांतर श्रेणी है। तो इसका nवां पद क्या, सूत्र क्या होता पता होना चाहिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर nवां पद कितना होगा, a कितना है 63 प्लस n माइनस 1, n तो नहीं पता, वही ज्ञात करना है, इंटू डी। डी कितना है इसका, 65 में 63 गया 2 बचेगा, 67 में 65 गया 2 बचेगा, यानी 2 है। यहाँ पे n का मान 2 हो गया। तो an बराबर 63 प्लस 2 का अंदर गुणा कराइए, 2n माइनस का 2, तो कुल मिलाकर nवां पद यहाँ से कितना आ गया, 63 में 2 गया 61 प्लस का 2n। तो इस समांतर श्रेणी का nवां पद इतना आ गया। अगली समांतर श्रेणी क्या है, 3, 10, 17, 3, 10, 17, इसका भी nवां पद निकालना है। इसका समांतर कितना आएगा, अगले पिछला पद घटाइए, 10 में 3 गया 7, 17 में 10 गया 7, यानी हमेशा इसका समांतर सार्वधांतर कितना आएगा, 7 आएगा। तो इसका भी nवां पद निकालो। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a कितना है 3 प्लस n कितना है नहीं पता, माइनस 1 इंटू डी कितना है, इसका डी कितना आया 7 आया। an बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7, तो an बराबर 3 में 7 गया माइनस का 4, यानी 7n माइनस 4, तो nवां पद इतना आ गया। और दोनों के nवें पद बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे हमेशा बराबर नहीं होते, इन दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर है, तो हमें n का मान ज्ञात करना है। दोनों को वैल्यू को बराबर कर दो, तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4, एक तरफ ले आओ, तो 2n माइनस 7n बराबर माइनस 4 माइनस का 61, तो माइनस का 5n बचा बराबर 61 में 4 जोड़ेंगे माइनस का 65, 5 से काटेंगे 13 बार में कट जाएगा, 13 पचे 65, तो n बराबर कितना आ गया 13, मतलब दोनों का nवां पद 13 है, यानी 13वां पद दोनों का बराबर आएगा। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे पूरी किताब की, कहीं से भी हमने कोई भी क्वेश्चन रैंडमली उठा दिया और आपको दिखाया कि ऐसे सवाल, अगर आप टीआरई 4 की तैयारी करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती की, तो वहां भी ऐसे सवाल होते आते हैं, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, और हाई स्कूल की किताब से लिया तो हाई स्कूल में तो आते ही आते हैं। तो अगर आपको पढ़ाई अच्छी लगे तो आप डेली आइए, हमारे साथ स्टडी कीजिए और अपने अध्ययन को बेहतर से बेहतर की ओर ले जाइए। धन्यवाद।